की थी ना कि वो कनेक्शन जिसका एक साइड पे पोर्टल पार्ट और एक साइड पे केबल पार्ट हो, इसको कुछ बुक्स वाले पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस भी कहते हैं। पोर्टो केबल और पोर्टो सिस्टेमिक एक ही बात है, ठीक है। तो पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस एक हमने कहाँ पे पढ़ा है, एसोफेगस में, एसोफेगस के लोअर एंड में। एसोफेगस का मिडल पार्ट और लोअर पार्ट आपस में जिस कनेक्शन के साथ है ना, उसको हम पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस कहते हैं। एमसीक्यूज ये है कि जो लोअर पार्ट है एसोफेगस का, इसका पोर्टल पार्ट कौन सा था, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और इसका जो सिस्टेमिक पार्ट है या केबल पार्ट है वो एजाइगस वेन है। नेक्स्ट लिखे लोकेशन रेक्टम के पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस इज प्रेजेंट इन दी रेक्टम, मतलब ये पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस का पार्ट 2 है, ठीक है। अब हम रेक्टम पढ़ेंगे कि रेक्टम के ऊपर एक पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस है, ठीक है। रेक्टम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स लेके, इट इज द पार्ट ऑफ कोलोन, कोलोन भी कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन भी, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जो डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन के दरमियान होता है, ठीक है। देखिए अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सीकम, इसको हम क्या कहते हैं, सीकम। इस सीकम के बिहाइंड पोस्टीरियरली एक लिम्फॉइड मास पड़ा है, इट इज कॉल्ड अपेंडिक्स, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन सीकम के बाद जो पार्ट स्टार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का, इट इज गोइंग अप, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन, इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग। इसके बाद क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलोन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन। इसके बाद क्या होता है, डिसेंडिंग कोलोन, गुड, ये डिसेंडिंग कोलोन है। इस डिसेंडिंग कोलोन के बाद जनाब हमारे पास सिग्मॉइड कोलोन होता है, फिर रेक्टम होता है, दिस इज कॉल्ड रेक्टम, और फिर एनल कैनाल होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड कोलोन, sigmoid colon, and this part is known as a rectum. So जी हाँ, एनस, एनस से फिर एनल कैनाल है, ठीक है ना। तो इस एनस और एनल कैनाल के ऊपर हम अलग एनाटमी पढ़ेंगे, क्यों इसके अंदर इसकी नर्व इनर्वेशन क्या है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या है, वो बात करेंगे। लेकिन वी आर फोकसिंग नाउ रेक्टम, ठीक है। रेक्टम की इन्फ्लेमेशन को प्रोक्टाइटिस कहते हैं। कभी कभार इन्फ्लेमेशन होती है ना रेक्टम की, उससे जनाब डेफिकेशन के दौरान पेनफुल कंडीशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोक्टाइटिस, ठीक है। अब इस रेक्टम में हमने पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस पढ़ना है। तो रेक्टम आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका एक इस तरह डायग्राम बनाएं कि रेक्टम को हम जनाब 3 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करते हैं, दिस इज अ रेक्टम। अगर हम रेक्टम को मैग्नीफाई करें, इसके हम 3 पार्ट्स बनाएंगे। हमने सिर्फ यहाँ से लेके ये वाला एरिया हमने मैग्नीफाई किया है, ठीक है। वही सेम इसका ये वाला जनाब क्या बनता है, अपर थर्ड, 1/3, सेम एसोफेगस जैसा। ये क्या है, मिडल 1/3। ये लेके भाई इससे एमसीक्यूज बहुत क्लियर हो जाएंगे आप लोग को। इन दिस कार्ड लोअर 1/3, ठीक है। अब इसमें आते हैं कि रेक्टम भी जनाब जीआईटी या लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, और जैसा कि एसोफेगस में हमने देखा, रेक्टम के सब म्यूकोजा में भी क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेन which is present in the sub mucosa of the upper rectum. ये सब म्यूकोजा वेन है मिडल रेक्टम में, और ये सब म्यूकोजल वेन है इन द लोअर रेक्टम। अब इधर देखे, हाँ, इट इज कॉल्ड रेक्टम, ठीक है। ये इसलिए मैंने ड्रा किया है क्योंकि इसका कंसेप्ट मुख्तलिफ है, ठीक है। मुझे ये बताए, यहाँ से जनाब एक वेन निकलता था, दिस वेन वाज सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। इस सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ कौन मिलता है, बताए, वेरी गुड, स्प्लेनिक वेन विच फॉर्म द पोर्टल वेन, दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन। यहाँ पे जनाब ये जो है ये दैट इज कॉल्ड स्प्लेनिक वेन विच टेक ब्लड फ्रॉम द स्प्लीन। लेकिन ये मिड गट से ब्लड लेता है, ये फोर गट से लेता है। हाइंड गट से ब्लड कौन लेता है, इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन, और वो इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन डायरेक्टली किस में ड्रेन होता है, स्प्लीनिक वेन। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। ये कॉल्ड इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन। मुझे ये बताए
एसोफेगस से लेके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम तक ये क्या था, फोरगट, और उस फोरगट की जितनी भी वीनस ड्रेनेज है वो कहाँ पे होती है, पोर्टल वेन। फिर मिडगट सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से स्टार्ट होता है थर्ड से, और 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन तक होता है। उसकी जितनी भी वीनस ड्रेनेज है वो किसको मिलती है, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। फिर इसके बाद ये क्या स्टार्ट होता है, इट इज कॉल्ड हाइंड गट, और इस हाइंड गट की जितनी भी छोटे छोटे वेन्स है वो सारे के सारे कहाँ पे जाएंगे, इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन। अब हम पढ़ते हैं रेक्टम। सो रेक्टम इज द पार्ट ऑफ हाइंड गट, ये किसके अंदर आता है, हाइंड गट। ये तो कंसेप्ट याद रखें कि रेक्टम जनाब सबसे लास्ट में, ये लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सों में आता है, तो ये किस गट के अंदर है, हाइंड गट। अब याद रखें तो इस रेक्टम की जो ब्लड सप्लाई है वो किस वेन को मिलनी चाहिए, इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन को चाहिए ना। अब इधर देखें रेक्टम के जनाब, अगर आप लोगों को ब्लड सप्लाई आ जाए ना कि रेक्टम की ब्लड सप्लाई केस ये देखें, यहाँ से अपर पार्ट से रेक्टम की जो वीनस ब्लड है, ये सोच ले किस पार्ट से, अपर 1/3 से जो वीनस ब्लड है वो जिस वेन को मिलता है उसको हम सुपीरियर रेक्टल वेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपीरियर रेक्टल वेन। तो सुपीरियर रेक्टल वेन विल टेक द वीनस ब्लड फ्रॉम द अपर 1/3 ऑफ द रेक्टम। अब ये सुपीरियर रेक्टल वेन क्या करता है, दिस वेन डायरेक्टली ड्रेन इनटू इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन। क्लियर है जी, यहाँ तक कंसेप्ट। मैंने जब एग्जाम दिया था ना, मैंने खुद PMDC, मुझे अभी भी याद है, जब बंदा एग्जाम दे जब वो नहीं भूलता चीज, उसने ये लिखा था कि अपर 1/3 ऑफ द वीनस ड्रेनेज ऑफ द रेक्टम डायरेक्टली ड्रेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेन, इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन। कुछ एग्जामिनर कहते हैं कि अपर 1/3 ऑफ रेक्टल वीनस ड्रेनेज इज ड्रेन टू इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन। तो स्टेटमेंट को रीड करते वक्त देखे कि आप लोग वो क्या सोच रहे, तो इसमें लोग गलत हो जाते हैं कि अगर ये कहे कि अपर 1/3 ऑफ द रेक्टम वीनस ड्रेनेज ड्रेन इनटू, फिर तो ये आंसर है कि अगर ये कहे कि ड्रेन इनटू दिस बाय द हेल्प ऑफ विच वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन। अब आते हैं जनाब मिडल। इस मिडल से जो ब्लड लेगा ना, दैट इज कॉल्ड मिडल रेक्टल वेन। इसको क्या कहते हैं, मिडल रेक्टल वेन। मिडल रेक्टल वेन, इसका मतलब अपर सुपीरियर रेक्टल वेन है तो नीचे क्या होगा, मिडल रेक्टल वेन होगा। और इस मिडल रेक्टल वेन से अगर हम आगे बात करें, ओके, इस मिडल रेक्टल वेन से अगर हम आगे बात करें, इट विल ड्रेन इनटू इंटरनल इलियक वेन। ये कहाँ पे जाता है, इंटरनल, नाम सुना है कि नहीं, इंटरनल इलियक वेन। ये एनाटॉमी की कोर्स याद रखें। और इंटरनल इलियक वेन ये किसके साथ मिलता है, एक्सटर्नल इलियक वेन के साथ। इधर देखें, अगर ये इंटरनल इलियक वेन है, इंटरनल इलियक वेन, तो ये किसके साथ मिल जाता है, ये इंटरनल इलियक वेन है, ये क्या है, एक्सटर्नल इलियक वेन। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और कॉमन इलियक वेन बनाते हैं, इस तरह है ना। और कॉमन इलियक वेन जब दोनों के साइड के मिल जाते हैं तो इससे जनाब इंफीरियर वीना केवा बनती है। इससे क्या बनती है, इंफीरियर वीना केवा। लोअर लिम्ब में इलियक वेन्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे कॉमन इलियक वेन्स है, और उन दोनों साइड पे हर साइड का कॉमन इलियक वेन दो में डिवाइड होता है, इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल इलियक। जो इंटरनल इलियक है ना वो गोनेडल एरिया, इस एरिया पेरिनियम का ब्लड सप्लाई, और जो एक्सटर्नल है वो पाँव में चला जाता है। दिस एक्सटर्नल इलियक वेन व्हेन रीचेस टू इन्गुइनल लिगामेंट इट बिकम फीमोरल वेन। इससे क्या बन जाता है, फीमोरल। और वो फीमोरल वेन जब नीचे यहाँ पे आते हैं पोप्लिटियल वेन बन जाता है, फिर टीबियल वेन इस तरह बन जाता है। ये हम लोअर लिम्ब में पढ़ेंगे। लेकिन इधर देखे, इंटरनल इलियक वेन व्हेन कंबाइंड विद एक्सटर्नल इलियक वेन इट विल फॉर्म कॉमन इलियक वेन। व्हेन बोथ साइड कॉमन इलियक वेन कंबाइंड दे विल फॉर्म इंफीरियर वीना केवा। अगर इस पॉइंट पे क्या बन जाती है, शाबाश, इंफीरियर वीना केवा, तो कहते हैं कि वो पीछे किस वर्टेब्रा की लेवल पर बनेगी। ये भी एमसीक्यूज है, L5 लंबर वर्टेब्रा 5। तो याद रखें कि इंफीरियर वीना केवा विल फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ कॉमन इलियक वेन एट द लेवल ऑफ L5। एब्डोमिनल एयोटा जब नीचे आती है, एब्डोमिनल एयोटा, तो ये दोनों दो चीजों में बाइफर्केट होती है कि नहीं, इसका कॉमन इलियक आर्टरीज, फिर एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज और इंटरनल। ये तो ब्लड देने वाली सिस्टम है, ये ब्लड वापस लेने वाली सिस्टम है। तो इसका मतलब कि एब्डोमिनल एयोटा की बाइफर्केशन होती है, लेकिन इंफीरियर वीना केवा की यूनियन होती है। याद रखें, तो याद रखें
कि अगर ये एमसीक्यूज आ जाए एब्डोमिनल एयोर्टा बाइफोरकेट 4, आंसर इज L4। ये भी एमसीक्यूज है कि एब्डोमिनल एयोर्टा किस लेवल पर कॉमन इलियक आर्टरी में बाइफोरकेट होती है, आंसर इज 4, याद रखें, ठीक है। और इंफीरियर वीना केवा किस लेवल पर बनती है, L5। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि इंफीरियर वीना केवा तो हम ये कहते हैं कि इट टेक ऑल द डीऑक्सी ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू द राइट एट्रियम, लेकिन इंफीरियर वीना केवा खुद किन दो चीज़ों से बनी है, कॉमन इलियक वेन से। और कॉमन इलियक वेन किससे बनी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक वेन। क्लियर है। इधर देखें, ये कौन सा पार्ट है रेक्टम का, मिडल है क्या पर, मिडल। तो मिडल पार्ट से जो ब्लड लेने वाला वेन है उसको क्या कहते हैं, मिडल रेक्टल वेन। रेक्टम है तो रेक्टल है, मिडल पार्ट है तो मिडल है, आसान है। लेकिन इस मिडल रेक्टल वेन ने ब्लड किसको देना है, इंटरनल इलियक वेन। और ये इंटरनल इलियक वेन जब एक्सटर्नल के साथ आखिर में मिल जाएगा तो इसने ब्लड किसको देना है, कॉमन इलियक वेन को। इस तरह है ना, ये कॉमन इलियक वेन में जाएंगे और जब कॉमन इलियक वेन पे बात गई तो फिर वो दूसरे कॉमन इलियक के साथ मिलकर किसको ब्लड देगा, इंफीरियर वीना केवा को। क्लियर है, वो इंफीरियर वीना केवा को देगा, ठीक है। नेक्स्ट, लोअर 1/3 से वापस ब्लड लेने वाला वेन इज इंफीरियर रेक्टल वेन। इसको क्या कहते हैं, इंफीरियर रेक्टल वेन। भाई इसकी नाम पे सुपीरियर रेक्टल वेन, मिडिल रेक्टल वेन एंड इंफीरियर रेक्टल वेन, ठीक है। इसने जो वापस ब्लड देना है ना, ये एक आर्टरी वेन को देती है। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, उसको कहते हैं इंटरनल पुडेंडल वेन। इसको क्या कहते हैं, इंटरनल पुडेंडल वेन। और दिस इंटरनल पुडेंडल वेन ड्रेन इनटू इंटरनल इलियक वेन। इसका मतलब ये है कि मिडिल रेक्टल वेन डायरेक्टली ब्लड किसको देता है, इंटरनल इलियक, लेकिन लोअर पार्ट का जो ब्लड है वो इनडायरेक्टली इसको मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ इंटरनल पुडेंडल वेन। ये इंटरनल पुडेंडल वेन एक छोटा सा वेन है जो फिर किस वेन के अंदर ड्रेन होगा, इंटरनल इलियक वेन। तो इसके बाद आप लोगों की कहानी वही सेम है, हाँ, इंटरनल इलियक वेन में जाएगा। ये किस फिर कहाँ पे देगा, कॉमन इलियक वेन, कॉमन इलियक वेन में, और ये इंफीरियर वीना केवा को। इस तरह है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड द वीनस ड्रेनेज ऑफ व्हाट, रेक्टम। ये रेक्टम की वीनस ड्रेनेज है। फिर से देख ले 1 मिनट में जल्दी। अपर पार्ट से वीनस ब्लड कौन लेगा, सुपीरियर रेक्टल वेन डायरेक्टली ड्रेन इनटू इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन विल ड्रेन इनटू स्प्लीनिक वेन, विल लीड टू ड्रेन इन द portal vein. Portal vein will drain into liver. Liver will give that blood to hepatic vein. Hepatic vein mean inferior vena cava और वो राइट एट्रियम में जाएगी। क्लियर है। इसका मतलब ये अपर पार्ट से लीवर से होते हुए ब्लड इंफीरियर वीना केवा में जाएगी। इस तरह है ना। और जो बंदा भी लीवर से पास होगा वो पोर्टल वेन से जरूर पास होगा, क्योंकि लीवर को तो हम तब ब्लड देंगे जब किस वेन में आ जाए, पोर्टल वेन में। और मिडल और इस लोअर पार्ट में इंफीरियर वीना केवा को डायरेक्ट। अब इधर देखें, अपर पार्ट और मिडल पार्ट के वेन के दरमियान ये एक एनास्टोमोसिस है कनेक्शन के नहीं है ना, ये भी क्या है, एनास्टोमोसिस है। अब आ जाए शाबाश बात पे। इस अपर पार्ट को अगर हम प्रोसीड करें तो इसका गुजरान किस वेन से होगा, पोर्टल वेन। तो ये पोर्टल साइड है कि नहीं, लेकिन इसमें पोर्टल साइड का कंसेप्ट है नहीं, ये केवल साइड है डायरेक्ट, और ये भी डायरेक्ट क्या है, केवल साइड है। तो ये एनास्टोमोसिस पोर्टो केवल है कि ये वाला अपर, ये एमसीक्यूज है। एसोफेगस में पोर्टो केवल लोअर पार्ट में होता है, रेक्टम में अपर पार्ट में होता है, ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लेके पोर्टल साइड और केवल साइड कंसेप्ट गेन कर रहे हो कि नहीं। एक पोर्टल साइड है और एक केवल साइड है। बताया पोर्टल साइड में कौन सा वेन लिखूं, सुपीरियर रेक्टल वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन, और केवल में मिडल रेक्टल वेन। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए इंफीरियर रेक्टल वेन भी देंगे, नहीं, ये पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस है और ये केवो केवल एनास्टोमोसिस है, क्योंकि इसका एक साइड भी केवल है दूसरा भी केवल है। तो ये वाला जो है ये दैट इज पोर्टो केवल, इस तरह है ना कंसेप्ट, और ये केवो केवल एनास्टोमोसिस है। तो एनास्टोमोसिस between portal vein and caval system is present in the rectum in the upper part.
बट इट इज प्रेजेंट इन द एसोफेगस इन लोअर पार्ट। क्लियर है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट मजीद बना लेते हैं। कभी कभार जनाब ये वेन किस म्यूकोजा के अंदर है? सब म्यूकोजा, क्योंकि ऑल वेन्स आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा। कभी कभार सब म्यूकोजा के अंदर ये वेन क्या हो जाते हैं? डायलेट हो जाते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सब म्यूकोजल वेन डायलेशन इन द रेक्टम? इट मे बी लॉट बहुत ज्यादा। वन इज पोर्टल हाइपरटेंशन, सीरोसिस ऑफ लीवर, very commonly chronic constipation, lack of fiber diet, lack increased junk food, ये सारे के सारे constipation कराते। constipation will stick and it will pressurize the rectum to dilate that vessels। ठीक है। now question ये है, आप बताए ये पोर्टल वेन किसको जाता है? लीवर को। ये तो पता है ना। बताए मुझे, अगर लीवर सीरोसिस है किसी बंदे को, सीरोसिस ऑफ लीवर है या एनी CLD क्रोनिक लीवर डिजीज है, तो लीवर तो खराब है। जब लीवर खराब है तो वो पोर्टल वेन से ब्लड लेगा? नहीं लेगा। तो पोर्टल क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन, प्रेशर बढ़ जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। फिर जनाब आते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, ये बैक प्रेशर स्प्लीनिक वेन पे देगा। तो स्प्लीनिक वेन को जो ब्लड मिलना था अब वो इससे लेगा? नहीं लेगा। इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। और इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन प्रेशर किस पे बढ़ाएगा? सुपीरियर रेक्टल वेन पे। और सुपीरियर रेक्टल वेन में जब ब्लड ज्यादा होगा इट बिकम डायलेट, ये क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा। तो ये ब्लड फिर इस एनास्टोमोसिस के जरिए शंट होकर इस कंडीशन में जाएगा। तो कुछ सालों तक तो बात चलेगी, वही बात आ गई ना। लेकिन अगर ये चीज मजीद बड़ा 7-8 साल तक चला तो ये एरिया परमानेंटली क्या हो जाएगा? डायलेट। और डायलेशन ऑफ सब म्यूकोजल वेन इज कॉल्ड वेरिसिस। लेकिन अब ये वेरिसिस एसोफेगस में है कि रेक्टम में? रेक्टल वेरिसिस इज कॉल्ड हेमोराइड्स, उसको हेमोराइड्स कहते हैं। पाइल्स या हेमोराइड्स का मतलब है रेक्टल वेरिसिस। सब म्यूकोजल वेन डायलेटेशन इन द रेक्टम इज कॉल्ड हेमोराइड्स। इसलिए सीरोटिक पेशेंट ऑल द टाइम कंप्लेन हेमोराइड्स, उसमें हेमोराइड जरूर होते हैं। द रीजन इज डेट एनाटमी है। ठीक है ना, बवासीर जिसको कहते हैं। लेकिन एवरी हेमोराइड इज नॉट सीरोसिस, ये पॉइंट है। बट सीरोसिस कैन लीड्स टू हेमोराइड्स, क्योंकि हेमोराइड इज वेरी कॉमन। लेकिन जो नहीं कि जिसको हेमोराइड्स है तो उसको सीरोसिस होगा, लेकिन सीरोटिक पेशेंट कैन डेवलप हेमोराइड्स। अब आते हैं, तो आप लोग यहाँ पहले कहना डायलेटेशन ऑफ सब म्यूकोजल वेन इन द रेक्टम इज कॉल्ड रेक्टल वेरिसिस व्हिच इज नोन एज हेमोराइड। हेमोराइड्स अगर किसी ने मैट्रिक या FSC भी किया है वो हेमोराइड जानता है। लेकिन अगर आप किसी पेशेंट को डील करते हैं और आप दूसरे डॉक्टर को बताए कि यार इस पेशेंट को रेक्टल वेरिसिस है, तो उसको पता चला ये हेमोराइड है, लेकिन दूसरे बंदे को पता नहीं चला। तो ये है प्राइवेसी के लिए मेडिकल टर्म यूज किया करे कि रेक्टल वेरिसिस इज मीन हेमोराइड्स। अब क्वेश्चन ये है कि जब सीरोसिस का मसला हो, सीरोसिस का, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेक्टल वेरिसिस होगा वो अपर पार्ट में होगा कि लोअर में? अपर। यहाँ पे एक लाइन हम पढ़ेंगे आगे, इसको हम डेंटेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डेंटेट लाइन का एक और नाम है पेक्टिनेट लाइन। ये रेक्टम की लेवल पर इस तरह एक लाइन होती है। इस लाइन के ऊपर ये बॉडी की तरफ है ना, ये बॉडी की तरफ है ऊपर, और ये बॉडी से अवे है, नीचे की तरफ है। कहते हैं कि अगर डायलेशन ऑफ द वेन इस पेक्टिनेट या डेंटेट लाइन के ऊपर हो जाए तो दैट शुड बी इंटरनल हेमोराइड्स, और अगर ये डायलेशन नीचे हो जाए दैट विल बी एक्सटर्नल हेमोराइड्स। अब डेंटेट लाइन क्या है, पेक्टिनेट, वो हम आगे हेमोराइड्स के पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन हेमोराइड डिपेंडिंग अपॉन द डायलेशन साइट वी आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, एक्सटर्नल हेमोराइड एंड इंटरनल हेमोराइड्स। क्लियर है? ये पॉइंट्स याद रखें। क्लियर है ना? नाउ क्वेश्चन ये है, इसमें आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि एक्सटर्नल और इंटरनल हेमोराइड्स, इसमें ये होगा कि एक पेनफुल होते हैं, एक पेनलेस होते हैं। लेकिन इसकी मैंने बताया था इसकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन ये है कि इंटरनल हेमोराइड जिन लोगों में भी होते हैं ना, दोज पीपल हैव समथिंग रॉन्ग इन द लीवर। वो कहाँ पे होता है? लीवर में मसला होता है। लेकिन जिन लोगों को एक्सटर्नल हेमोराइड का इशू होता है, दोज पीपल हैव सम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स। उसको क्या होता है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्सटर्नल हेमोराइड इज क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, लेकिन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटरनल हेमोराइड इज एनी क्रोनिक डैमेज इन द लीवर एंड दैट इज कॉल्ड सीरोसिस। वर्ष लघु को रसूख किया। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने याद रख लेने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है, ये क्लियर है कि नहीं?
तो पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस रेक्टम के किस पार्ट में आया? अपर पार्ट में। इसोफेगस के कहाँ पे आया था? लोअर पार्ट में आया था। तो आज के बाद अगर आप लोगों को कोई ये क्वेश्चन पूछे कि रेक्टम की वजह से हमारे पास रेक्टम डायलेशन का एक वजह सीरोसिस हो सकता है कि नहीं, आंसर इज यस। तो ये इसका पोर्टल साइड है और ये नीचे इसका क्या है? केवल साइड है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट लेके अराउंड द अम्बिलिकस के पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस और कहाँ पे पाया जाता है? अम्बिलिकस के इर्द गिर्द। तो यहाँ पे लेके अराउंड द अम्बिलिकस। क्लियर है जी? और हीमोराइड्स के फिर हम ग्रेडिंग भी पढ़ेंगे आगे। और हीमोराइड जो है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड 4 किस्म के होते हैं। हीमोराइड के अंदर जरूर जो है ना पेन इन द डिफिकेशन, जब पेशेंट डिफिकेट करेगा, स्टूल पास करेगा, उसमें पेन और पेन के साथ ब्लीड होता है। इसको हम कहते हैं हेमेटोचीजिया। फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इज कॉल्ड हेमेटोचीजिया। कभी कभार पेशेंट कहते हैं कि जब वो स्टूल पास करता है वो ऐसा फील करता है कि कुछ लंप या इस तरह का कुछ बाल सा बाहर आता है, ठीक है, रेक्टम का कोई हिस्सा। अगर कोई हिस्सा बाहर आता है लेकिन आफ्टर डिफिकेशन वो खुद बहुत स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है, दैट इज वेरी वेरी माइल्ड हीमोराइड। वो स्टेज 1 या स्टेज 2 होता है। कभी कभार जो लंप है या जो रेक्टम है उसका हिस्सा अगर स्टूल पास करने के दौरान आ भी जाए बाहर लेकिन वापस खुद ना जाए, सर्जन उसको जो है ना फिंगर से अंदर करे, उसको स्टेज 3 कहते हैं। और अगर परमानेंटली बाहर आ जाए तो उसको हम स्टेज 4। The treatment of choice for stage 4 hemorrhoid is hemorrhoidectomy. Removal of hemorrhoid is called hemorrhoidectomy. मतलब हम हेमोराइड को फिर रिमूव कर देते हैं। वो कैसे रिमूव कर देते हैं वो हम उसकी प्रोसीजर सर्जरीज में पढ़ेंगे, वो सर्जरी का गेम है, ठीक है। तो आगे जो हमने पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस कितनी जगहों पे पढ़ा है? शाबाश, 2 जगहों पे, लोअर एंड ऑफ इसोफेगस, अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम। अब लेके अम्बिलिकस। अम्बिलिकस का मतलब क्या है? अ सेंट्रल डिप्रेशन इन द एब्डोमेन दैट इज नोन एज अम्बिलिकस। इसको हम अम्बिलिकस कहते हैं। तो अम्बिलिकस के जनाब इर्द गिर्द बहुत से जो छोटे छोटे वेन्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखें इसका एक पोर्टल साइड याद रखें, पोर्टल साइड, और इसका एक केवल साइड होता है। क्योंकि पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस है तो इसका एक पोर्टल साइड होगा और एक केवल होगा। अगर आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन करे कि अम्बिलिकस के इर्द गिर्द वो कौन से छोटे छोटे वेन है जो डायरेक्टली ड्रेन होते हैं, किस वेन में? पोर्टल वेन में। दोज वेन्स आर कॉल्ड पैरा अम्बिलिकल वेन्स। उसको क्या कहते हैं? पैरा अम्बिलिकल वेन। पैरा का मतलब क्या है? अराउंड। अम्बिलिकस के इर्द गिर्द छोटे छोटे वेन जो डायरेक्टली ड्रेन होंगे पोर्टल वेन में, उसको हम पैरा अम्बिलिकल वेन्स कहते हैं। और याद रखें ये वेन किस वेन के साथ कनेक्ट है? जो इंफीरियर वीना केवा में जाएंगे, सुपरफिशियल एब्डोमिनल इंटीरियर वॉल वेन। इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल इंटीरियर एब्डोमिनल वेन, और कुछ बुक्स वाले उसको सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। एमसीक्यूज में ये वाला आता है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। तो ये याद रखें, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल के देखें, बात सुने, इस एब्डोमेन, इस अम्बिलिकस के इर्द गिर्द छोटे छोटे वेन्स होते हैं, उसको हम पैरा अम्बिलिकल वेन, अराउंड द अम्बिलिकस इज पैरा अम्बिलिकल वेन। उन वेन का जो गुजरान है या उन वेन की जो ड्रेनेज है वो किस वेन में हो रही है? पोर्टल वेन में। और वो छोटे छोटे वेन किसके साथ कनेक्ट है? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। और ये कहाँ पे जाते? इंफीरियर वीना केवा में। तो अगर पोर्टल वेन का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इस वेन पे प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? और इस प्रेशर बढ़ने से द वेन्स अराउंड अम्बिलिकस बिकम मोर डायलेटेड। इफ ये लेके एमसीक्यूज, इफ dilation of para-umbilical vein occur due to portal vein obstruction या any chronic disease in the liver, due to portal vein obstruction, anyone can tell?
हाँ एक्सीलेंट, दैट इज कॉल्ड कैप्यूट म्यूड्यूसा। इसको क्या कहते हैं? कैप्यूट म्यूड्यूसा, नाम सुना है ना? दैट इज कॉल्ड कैप्यूट म्यूड्यूसा। So caput medusa is nothing but it is the dilatation of para-umbilical vein around the umbilicus in obstruction to portal vein on any their damage to the liver, chronic damage in the liver। चले जी, इसके साथ ये टॉपिक तो बस इतना पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस का कंसेप्ट ही यही है कि ये वो एनास्टोमोसिस है कि पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान इससे ब्लड केवल सिस्टम में बाईपास हो सकता है, ठीक है, और लॉन्ग रन में पेशेंट पे क्लिनिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। चले मुझे आप लोग ये बता दें, चले सीरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट है, इस टॉपिक से भी मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि आप लोगों को कितना समझ आया है। व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ सीरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट? एक बताएं आप। हाँ, नंबर 1 इज हीमाटोमेसिस ड्यू टू एसोफेजियल वेरिसिस। आप लोग यहाँ पे लेके एसोफेजियल वेरिसिस हो सकता है कि नहीं? और ये एसोफेजियल वेरिसिस ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन एंड बैक प्रेशर, ये पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस का कंसेप्ट है कि नहीं? और क्या हो सकता है? हाँ जी, तेज बोले। हाँ, कॉन्स्टिपेशन इज नॉट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सीरोसिस। हेमोराइड्स, इट इज कॉल्ड रेक्टल वेरिसिस, हेमोराइड्स। लेकिन याद रखें, अगर हेमोराइड्स होंगे दैट शुड बी मोस्ट लाइकली इंटरनल। ये कौन से हेमोराइड्स होते हैं? इंटरनल। दीज आर पेनलेस हेमोराइड्स। एक्सटर्नल आर पेनफुल हेमोराइड्स, ठीक है। नेक्स्ट, कैप्यूट म्यूड्यूसा, एक्सीलेंट। ये तीन चीजें एग्जामिनर लव टू आस्क, ठीक है। दीज 3 आर यू पीपल विल नो। अब ये एनाटमी है, एनाटमी इज नॉर्मल थिंग, लेकिन ये पैथोलॉजी है। अगर आप लोग नॉर्मल समझ गए, पैथोलॉजी विल कम आउट, पैथोलॉजी खुद बहुत आ जाएगी, इसको समझने की फिर जरूरत ही नहीं है। दिस थिंग विल यू पीपल ओनली नो इफ यू पीपल हैव पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस कंसेप्ट। इस तरह है कि नहीं? अगर ये कंसेप्ट है तो आप लोग ये तीन चीजें बता सकते हैं सीरोसिस में। इसका पोर्टल साइड हमने पढ़ा था, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, इसका सिस्टेमिक था एजाइगस वेन, इसका हमारे पास सुपीरियर रेक्टल वेन और मिडल रेक्टल वेन, इसका पेराम्बिलिकल वेन और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। क्लियर है? ये मतलब अम्बिलिकस है ना, सेंट्रल डिप्रेशन इन द एब्डोमेन, इसका एक इसके इर्द गिर्द इस तरह छोटे छोटे वेन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड पेरा अम्बिलिकल वेन्स। ये इस अम्बिलिकस के इर्द गिर्द से ब्लड लेकर पोर्टल वेन को देते हैं। किस वेन को देता है? पोर्टल। तो पेरा अम्बिलिकल वेन दे आर ड्रेन इनटू पोर्टल वेन। लेकिन इन छोटे छोटे वेन के साथ और एक वेन एनास्टोमोस करके आया है जो इंफीरियर वीना केवा हो जाता है, दैट इज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। तो अगर ये पोर्टल वेन ब्लॉक हो जाए तो ये पेरा अम्बिलिकल वेन उसको ब्लड पर नहीं देगा, तो बैक प्रेशर पेरा अम्बिलिकल वेन पे आएगा कि नहीं? और पेरा अम्बिलिकल वेन पे प्रेशर बढ़ने से ये वेन क्या हो जाएंगे? डायलेट, एंड दैट डायलेशन इज कॉल्ड कैप्यूट म्यूड्यूसा। क्लियर है? तो ये पेरा अम्बिलिकल वेन जो अम्बिलिकस के इर्द गिर्द है, ये कहाँ को जाता है? पोर्टल वेन को। और ये कौन सा है? सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, ये कहाँ को जाता है? इंफीरियर वीना केवा को। इस तरह है ना, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है उसको हम पोर्टोकेवल एनास्टोमोस कहते हैं। सिम्टम में जब हम पेशेंट को देखते हैं, इसके अम्बिलिकस के इर्द गिर्द वेन डायलेशन हमें मिलती है, मतलब इस अम्बिलिकस के इर्द गिर्द हमें प्रोमिनेंट वेन नजर आ जाते हैं, वो डायलेट हो चुके होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ दिखने पे, जब हम पेशेंट की एक्सपोजर कराएंगे, पेशेंट ये याद रखिए, जब क्लिनिकल प्रैक्टिस आप करोगे ना, 4 चीजें हम करते हैं। एक, पेशेंट को देखकर हम अंदाजा लगाते हैं, उसको इंस्पेक्शन कहते हैं, जस्ट सी द पेशेंट, दैट इज इंस्पेक्शन। फिर हम पेशेंट को हाथ लगाकर मुख्तलिफ एरियाज पे इसकी एग्जामिनेशन करते, उसको पाल्पेशन कहते हैं। और एक हम साउंड सुनते हैं, उसको हम अस्कल्टेशन कहते हैं। जब भी पेशेंट को हम हाथ लगाते हैं, इवन कि हम हाथ भी मिलाते हैं, वी हैव टू टेक कंसर्न। हम पहले पूछते हैं कैन यू एग्री और नॉट। अगर पेशेंट एग्री नहीं, हम पेशेंट को टच ही नहीं कर सकते। कंसर्न इज द की, क्योंकि अगर आप कंसर्न लिए बगैर पेशेंट को कुछ करे, या उससे पेशेंट की डेथ हो जाए, या इसकी कुछ एरियाज फ्रैक्चर हो जाए, इट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। उसको क्या कहते हैं? नेग्लिजेंस कहते हैं। और उस पर फिर मुख्तलिफ लाज लागू होते हैं। वी विल डिस्कस इन फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर कंसर्न और नेग्लिजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पेशेंट को पहले कहते हैं कि इस बीमारी को मज़ीद बेहतर बनाने और आपकी जो है ना इस बीमारी की तशखीस करने में ज़रूरी है कि आप अपने जो है ना छाती का इतना हिस्सा आप खोलें। तो अगर पेशेंट कहे कि यस, तो फिर हम जो है ना
इस एब्डोमेन को अगर हम एक्सपोज करेंगे और अम्बिलिकस के इर्द गिर्द देखेंगे तो उसके इर्द गिर्द हमें प्रोमिनेंट वेन नजर आएंगे, और वे वेन इसलिए प्रोमिनेंट हो चुके होते हैं कि वहां पे पोर्टल वेन क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट है, और ऑब्स्ट्रक्ट इसलिए है कि सीरोसिस ऑफ लीवर है। क्लियर है? फोर्थ नंबर बताइए, पल्पेशन, अस्कल्टेशन और चेस्ट के, एक्सीलेंट, चेस्ट के अंदर होता है परकशन। एक हम क्या करते हैं, परकशन, वो अलग चीज, वो हम पढ़ेंगे स्टेप 3। ओके, स्प्लीनिक वेन पे प्रेशर बढ़ जाएगा तो स्प्लीन साइज क्या हो जाएगा, वेरी गुड, स्प्लीनोमेगेली। अब देखिए आप लोग के पास पैथोलॉजी खुद आ रही है। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन। अगर स्प्लीन खराब हो जाए, वो साइज में बढ़ जाए पैथोलॉजिकली, देयर विल बी नो इम्यूनिटी एट ऑल, सो देयर विल बी रिकरेंट इन्फेक्शंस। सीरोटिक पेशेंट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, सो देयर विल बी रिकरेंट इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट, आवाज, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, अमोनिया का जो यूरिया में कन्वर्जन था लीवर के जरिए वो नहीं होगा, तो अमोनिया विल क्रॉस अमोनिया, इंक्रीज NH3 इन ब्लड, ब्लड के अंदर अमोनिया बढ़ जाएगा, एंड दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, एंड दिस हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी वी विल सी ऑन EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और जिस तरह ECG होता है, ब्रेन का EEG होता है, और उसमें हम वेव्स देखेंगे और सीजर वगैरह को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट, एक्सीलेंट, दिस इज एडीमा। एडीमा, एडीमा के मुझे आप लोग काज बताओगे, शाबाश। व्हाट इज एडीमा फर्स्ट, कैन यू डिफाइन एडीमा? एक्सीलेंट। अब एक MCQs याद रखें, अगर ये सेल है ना, सेल, दिस सेल, कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल इज कॉल्ड टिश्यूज। इसको क्या कहते हैं, टिश्यूज। दिस इज इंट्रासेल्युलर स्पेस, दिस इज एक्स्ट्रासेल्युलर। लोग कहते हैं कि फ्लूइड का बाहर जाना इसका एडीमा, ये 50% गलत है, 50% ठीक है। ये MCQs क्लियर करें, एडीमा शुड बी सीन आल्सो विद इन द सेल विद फ्लूइड इज बिल्ड अप, एनीवेयर व्हेन देयर इज एक्सेस accumulation of fluid, that should be considered as edema. If it is within the cell, it is intracellular edema. अगर सेल से बाहर है तो एक्स्ट्रासेल्युलर एडीमा है। तो ये बहुत से कम लोग कहते हैं कि बस accumulation of excess fluid outside the cell is called edema. वो है edema, but it is one of the type of edema which is extracellular. Edema may be seen in the lungs, pulmonary edema, which is also seen in the lung alveoli. It is a cell, it is intra-alveolar edema. तो याद रखें कि excess accumulation of fluid जब भी हो जाए, हाँ वो सेल के अंदर हो या सेल से बाहर हो, दोनों को क्या कहेंगे, एडीमा कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एडीमा, अब मुझे ये बताएं, अगर ये छोटे छोटे आर्टीरियोल्स है और ये छोटे छोटे वेन्यूल्स है, तो इसके दरमियान क्या होता है, कैपिलरीज होती है। इस तरह है ना, हम कहते हैं कि आर्टीरियोल इज कनेक्टेड विद वेन्यूल बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी। नाउ क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे आर्टीरियोल हो और दूसरे साइड पे वेन्यूल हो, तो वहाँ पे मोस्ट लाइकली क्या होता है, कैपिलरी। आर्टीरियोल में ज़्यादा प्रेशर होता है, वेन्यूल में कम होता है। आप लोगों ने शायद अगर पढ़ा हो, सो एवरी वेसल हैज 3 लेयर, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। ये 3 नाम सुने ना। ट्यूनिका मीडिया इज द मिडल मस्कुलर लेयर, ये स्मूथ मसल से बना होता है, जिसके अंदर मसल की थिकनेस ज़्यादा होना, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो आर्टीरियोल हैज मोर ट्यूनिका मीडिया एज कम्पेयर टू वेन्यूल, इसलिए तो ब्लड प्रेशर हम ब्रेकियल आर्टरी में मेजर करते हैं, क्योंकि उसका ट्यूनिका मीडिया थिक होता है। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ से ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड आता है, उस ब्लड में कुछ चीज़ें हम टिश्यू को देते हैं, और फिर यहाँ से ब्लड वापस वेन की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमने अगर टिश्यूज को कुछ ब्लड के जरिए हम टिश्यू को क्या देना चाहते हैं, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन वो ऑक्सीजन ग्लूकोज किसके जरिए हम टिश्यू को देंगे, बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी। दिस कैपिलरी इज नोन एज एक्सचेंज वेसल। ये क्या कहलाते हैं कि ये चीज़ों की एक्सचेंज में काम करती है। अगर ये ना होती तो टिश्यू को कुछ ना मिलती। तो इधर देखें, कुछ चीज़ें यहाँ पे आएगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो अनवांटेड है वो वेन की तरफ जाकर फिर ऑक्सीजनेट हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टीरियोलर एंड पे, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा ब्लड का, उतना प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब पानी कम है तो भाई फ्लो भी कम है। अगर आपने एक खेत में बंद किया है, बंद पे कम पानी आ रहा है, वो बंद नहीं तोड़ सकता। अगर ज़्यादा पानी को हम एट अ टाइम खोले तो बंद तोड़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा होंगे, तो उतना प्रेशर क्या होगा,
ज़्यादा होगा कि नहीं? याद रखे मैं बात किसकी कर रहा हूँ? वॉल्यूम की। ब्लड की वॉल्यूम की वजह से जो प्रेशर यहाँ पे लगता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कहते हैं। इस प्रेशर का ये मकसद होता है कि जितना भी ब्लड है वो मैं जोर के साथ बाहर निकालूं, इस कैपिलरी को खाली करूं। लेकिन ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती है और प्लाज्मा प्रोटीन का मेन कंपोनेंट एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन चाहता है कि भाई नहीं, जो चीज़ देनी है वो दे दे, लेकिन ज़्यादा चीज़ कहाँ पे रहे? वेसल के अंदर। एल्ब्यूमिन जिस फोर्स के जरिए ब्लड तक चीज़ें महदूद रखना चाहती है दैट इज कॉल्ड अनकोटिक प्रेशर। ये नाम सुने ना? इसका मतलब ये है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वांट टू लूज एवरीथिंग फ्रॉम द कैपिलरी, दिस अनकोटिक प्रेशर वांट टू कीप थिंग्स इन द कैपिलरी। तो ये अपोजिंग प्रेशर है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 100 हो और ये 0 हो तो फिर चीज़ें अंदर रहेगी या बाहर जाएगी? तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिस कंडीशन में भी बढ़ेगी वहाँ पे एडिमा के चांसेस ज़्यादा। हार्ट फेलियर इज द मोस्ट कॉमन काज। जब हार्ट फेल हो जाए, हार्ट काम करना छोड़े, तो हर जगह पे वेसल पानी ब्लड से भरे होंगे कि नहीं? क्योंकि हार्ट ले लेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। हार्ट फेलियर पेशेंट डिवेलप एडिमा ड्यू टू रेज हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये हम जितना भी रखें नो प्रॉब्लम, लेकिन एल्ब्यूमिन 0 हो जाए, अनकोटिक प्रेशर अगर 0 हो तो फिर भी एडिमा के चांसेस या तो ये बढ़ जाए या ये क्या हो जाए? कम हो जाए। दिस फोर्स फेवर एडिमा, दिस फोर्स प्रिवेंट एडिमा। तो एल्ब्यूमिन विल हेल्प। अगर एल्ब्यूमिन ज़्यादा है तो एडिमा के चांसेस कम है, क्योंकि एल्ब्यूमिन प्रोवाइड अनकोटिक प्रेशर एंड इट प्रिवेंट एडिमा, बट एल्ब्यूमिन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। ये गेम है। एल्ब्यूमिन कहाँ पे बनता है? लीवर में। अब लीवर सीरोटिक है, लीवर ने काम करना ही छोड़ दिया है तो क्या नहीं बनेगा? एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा। एल्ब्यूमिन ना होने की वजह से कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा? लेट्स गेट। समझ आ गई कि नहीं? तो अगर आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन करे कि व्हाई सीरोटिक पेशेंट डिवेलप एडिमा ड्यू टू डिक्रीज अनकोटिक प्रेशर ड्यू टू नो एल्ब्यूमिन, इसलिए सीरोसिस पेशेंट में हम बाहर से एल्ब्यूमिन इंजेक्शन भी देते हैं ताकि हम लोग फिर कहते हैं ना अस्पतालों में जो आम गांव के लोग हैं कि यार वो बंदा मर गया क्योंकि इसके पेट में पानी हो गया था। पेट में पानी का मतलब एडिमा है ड्यू टू सीरोसिस। क्लियर है? फिर ये पानी लोग निकालते भी है, इसको हम कहते हैं तो एब्डोमिनोसिंथेसिस या पेरिटोनियल डायलाइसिस उसको कहते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है, एक तो चलो एडिमा इस एल्ब्यूमिन ना होने की वजह से हुआ। दूसरी बात पे आते हैं कि सीरोटिक पेशेंट है, पोर्टल हाइपरटेंशन है कि नहीं? तो पोर्टल हाइपरटेंशन इटसेल्फ इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिमा। तो पोर्टल हाइपरटेंशन एंड डिक्रीज अनकोटिक प्रेशर, दीज टू आर द लीडिंग काजेज ऑफ एडिमा इन सीरोसिस पेशेंट। लेकिन सीरोसिस पेशेंट में एडिमा ज़्यादा प्रोमिनेंट हमें चेस्ट में मिलेगा, हार्ट में मिलेगा या एब्डोमेन में? एब्डोमेन में, क्योंकि लीवर इज अ पार्ट ऑफ एब्डोमेन कंटेंट। और एब्डोमेन के अंदर स्पेसिफिक एडिमा को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एसाइटस। इसको क्या कहते हैं? एसाइटस कहते हैं। और पूरे बॉडी की एडिमा को एनासार का कहते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखें एसाइटस आप लोगों ने याद रख लेना है। डॉक्टर वो है जिसको चीज़ का पता हो कि इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। चले जी 8 नंबर शाबाश। सीरोटिक पेशेंट में और क्या होगा मजीद? आप एज अ हाउस ऑफिसर गए, सीरोसिस पेशेंट है भाई, हमने खुद देखे हॉस्पिटल में ये चीज़ें। आप लोग हौजाब में क्या होता है पता है? हौजाब में आप गए ना सीरोसिस पेशेंट की तरफ, एक तो पहले आप राइट साइड ऑफ द बेड पे जाओगे, कि लेफ्ट पे गए तो बाहर निकालेंगे, ठीक? राइट पे गए, आप सर ने आपको कहा कि ये सीरोसिस पेशेंट है जनाब, इसके ये अम्बिलिकस के इर्द गिर्द ये क्या है? आप कहोगे सर कैपिट मेड्यूसा। फिर वो आपसे कहेंगे कि डिफेंड योर कमेंट। डिफेंड योर कमेंट का मतलब कि पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस बताए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने नहीं बताया तो इसका मतलब आप रट्टे वाले बंदे हैं, और अगर आपने बताया तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। फिर इसका मतलब ये है डॉक्टर वो है जो चीज़ को देकर एक्सप्लेन भी करे। ठीक है, कभी कभार अगर एक इंसान को कफ है, ड्राई कफ है, तो आपसे कहे ये क्या है? सर इट मे बी दिस, इट मे बी दिस, क्योंकि देयर आर मेनी काजेस फॉर कफ, एलर्जिक रिएक्शन, आस्थमा। वो कहेगा हाउ आई विल नो माई पेशेंट दैट व्हाट इज द काज? वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट, फैमिली हिस्ट्री, क्लिनिकल साइंस। इसको कहते हैं ना अप्रोच टुवर्ड डायग्नोसिस। अगर ये चीज़ आप लोगों को आ गई ना तो आप लोग कामयाब हैं।
सिर्फ बोलना नहीं है, आप लोगों ने डिफेंड भी करना है कि आप ये क्यों बोल रहे हो, ये क्यों ऐसा है, और ये आप लोगों को तब समझ आएगी जब आप लोगों की बेसिक स्ट्रांग हो, ठीक है। इसलिए बेसिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 8 नंबर क्या हो सकता है आप लोगों के ख्याल में सीरोसिस में? वो तो हेयर स्प्लीन के अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ जी, आप बताएं, कुछ भी फरमाए यार, चलेगा। ऑनलाइन लोग सुनेंगे, कोई बात नहीं, जो बंदे पे भाई लोग हंसेंगे वो कामयाब हैं, ठीक है ना? हाँ ना, शाबाश। एनीवन? बॉडी में समथिंग नहीं है, ठीक है ना? व्हाट इज समथिंग? समथिंग इज नथिंग व्हिच इज ऑलवेज नथिंग। हाँ, ओके, वेरी गुड। इस निपल के ऊपर यहाँ पे छोटे वेन्स है, वो भी डायलेट हो जाते हैं, उसको स्पाइडर एंजियोमेटा कहते हैं, लेकिन वेरी रेयर। कॉमन बताए, कॉमन? चलो वो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन है। डीरेंज एलएफटी के ऊपर हम एल्ब्यूमिन को देखकर एडिमा डिसाइड करते हैं, और इसके अंदर एएसटी एएलटी वो चीज़ भी बढ़ जाती है। यार डीरेंज एलएफटी में जब आप एएसटी एएलटी बढ़ना शुरू कर जाए, इट्स मीन बिलिरुबिन इज नॉट कंजुगेटेड जॉन्डिस, सीरोटिक पेशेंट विल डेवलप जॉन्डिस। यार ये तो बहुत कॉमन है। एंड देयर विल बी स्क्लेरल येलोविश, ठीक है, स्क्लेरा के ऊपर येलोविश कलरेशन होगी। फिर जॉन्डिस को देखते हैं कि प्री हेपेटिक, हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक, ये मैंने पैथोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, एलडीएल एचडीएल पे मतलब इतना कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज एचडीएल एलडीएल जो है ना वो तो लाइपोप्रोटीन्स है, ठीक है, और वो जनाब कोलेस्ट्रॉल की जो ट्रांसपोर्ट है ना वेसल और लीवर के दरमियान, वो ट्रांसपोर्टर है। मैं कहता हूँ लीवर अपना जब खराब हो जाए क्या होगा? ब्लड को रोकने में किसका काम होता है? अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट्स प्लस क्लॉटिंग फैक्टर, तो क्लॉटिंग फैक्टर इज सिंथेसाइज्ड इन लीवर, कोआगुलोपैथी, कोआगुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे कि नहीं बाय द पेशेंट कोआगुलोपैथ। आप लोग ऐसा सोचोगे तो ये किताबें जो लिखी है ना आप लोग की क्लियर होती जाएगी, ठीक है ना? ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ पैथोलॉजी डिपेंड अपॉन द एनाटमी। एनाटमी के बेसिक पे आप पैथो कैसे सीखोगे, ठीक है? तो कोआगुलोपैथी, कोआगुलोपैथी भाई ब्लीडिंग, अगर सीरोटिक पेशेंट है उसका कहीं पे खट लग जाए तो उसकी ब्लीड सही तरीके से नहीं रुकेगी, तो इसमें पीटी एपीटीटी की कंसेप्ट आती है। फिर वो बायोकेम पे बात की जाए फिर अलग घंटा है, ठीक है। सो पीटी एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखता है, एपीटीटी इंट्रिंसिक पाथवे को देखता है, वो मैंने डिस्कस किए पहले वीडियोस में। और क्या हो सकता है सीरोटिक पेशेंट में? एक ही बताए, चलो फिर खत्म करते हैं ना। इट इज अ क्रोनिक कंडीशन, द पेशेंट विल हैव सिग्निफिकेंट वेट लॉस विद द टाइम। पेशेंट जो है ना वेट लॉस करता जाएगा, ये स्पेसिफिक फीचर है। और जो नॉन स्पेसिफिक फीचर है, पेशेंट विल हैव नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सारी चीज़ें भी होगी, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती। चीज़ें जो वो खा रहे वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो रहा, तो परमानेंट कुछ चीज़ भी नहीं खाएगा फिर आखिर में, ठीक है। तो दीज आर द क्लिनिकल सिनेरियोज। इनमें से जो मेन 3 है ना ये एनाटमी पे डिपेंड करता है, और दिस इज अबाउट पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स याद रखें। सीरोटिक पेशेंट अगर आप लोगों को मिले और आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जाए इसका भाई ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, वो तो लीवर ट्रांसप्लांट है। लेकिन ये बात याद रखें कि सीरोटिक पेशेंट जितने भी आज अस्पताल जाए, किसी भी अस्पताल में विजिट करे, मेडिकल वार्ड में 1-2 पेशेंट सीरोसिस के होंगे, उन लोगों ने ट्रांसप्लांट नहीं की होती, तो फिर वो कैसे रहते हैं? वी हैव टू डील दोज पीपल अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। इसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। बाहर से एल्ब्यूमिन देखते हैं, बाहर से क्लॉटिंग फैक्टर देखते हैं, और जनाब उससे जो एक्सेस फ्लूइड है वो डेली बेस पे हम रिमूव कर देते हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जब तक चलती रहेगी ऑल इज वेल, बट इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? लीवर ट्रांसप्लांट है। क्लियर है? एंड दैट इज़ वेरी कॉस्टली, 50 to 60 lakhs तक होता है, ठीक है। और लीवर को पूरा ट्रांसप्लांट नहीं, लीवर से एक छोटा सा हिस्सा लेते। लीवर हैव द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, ये क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। इसकी क्राइटेरिया वगैरह हम सर्जरी में पढ़ेंगे कि जब लीवर को ट्रांसप्लांट करते तो कौन सा कट लगाते, उस कट का अपना अपना नाम है, वो हम सर्जरी में करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है सीरोसिस ऑफ लीवर के, ये इस एनाटमी के बेस पे हमने डिस्कस की है। ये पोर्टोकेवल सिस्टम था। अब जनाब एक छोटा सा टॉपिक है, आप लोग लेके एब्डोमिनल एयोर्टा, इसका मतलब क्या है, एब्डोमिनल एयोर्टा के एमसीक्यूज क्या है? कौन सा विटामिन है जो लीवर सीरोसिस में फिर एक्टिवेट नहीं होता?
हाँ जी, विटामिन के, बिकॉज विटामिन के कैन एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर। लेकिन विटामिन के की जो एक्टिवेशन है वो भी कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। इपोक्साइड रिडक्टेज इज द एंजाइम, वो विटामिन के को एक्टिवेट करके 2, 3, 7, 9, 10 इस क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अगर विटामिन के ना हुआ तो फिर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा। और विटामिन के इज़ द ओनली विटामिन विच इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द नॉर्मल इंटेस्टाइन आल्सो। जो हमारा नॉर्मल इंटेस्टाइन है ना, वो क्या बनाता है? विटामिन के। बच्चा जूं ही पैदा हो जाए उसके इंटेस्टाइन मेच्योर है कि इमेच्योर? इमेच्योर है, तो इंजेक्शन दिया जाता है विटामिन के की, ताकि बच्चे की हीमोरेजिक डिजीज़ हम प्रिवेंट करें। तो ये भी MCQs है कि नर्सेज सून आफ्टर द बर्थ बेबी को विटामिन के इसलिए देती है क्योंकि इसका गट क्या होता है? इमेच्योर। गट मीन इंटेस्टाइन। ठीक है, विटामिन के रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। तो लीवर इज लॉट, लीवर के बारे में जितना भी हम कहें तो कम है, क्योंकि इट इज़ द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे लेके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा क्या है, इसमें जो मेन की पॉइंट्स है ना वही बताऊंगा। एनीवन कैन डिफाइन कि व्हाट इज मेंट बाय एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? हाँ जी, इधर देखे आसान करा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी, नीचे है एब्डोमिनल कैविटी, इस तरह है ना। एब्डोमिनल कैविटी इज आल्सो नोन एज पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, और सबसे नीचे है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी, ये 3 कैविटी मेजर कैविटीज़ हैं। ये MCQs है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे थोरेसिक कैविटी ख़त्म होती है और क्या स्टार्ट होती है? एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। इसको क्या कहते हैं? डायफ्राम इज द चीफ रेस्पिरेटरी मसल विच सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कहाँ पे ख़त्म होकर पेल्विक कैविटी स्टार्ट हो जाती है? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पेल्विक ब्रिम। ये हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज पेल्विक ब्रिम। लेकिन पेल्विक ब्रिम इज द लैंडमार्क बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। और जो डायफ्राम है वो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी का क्या है? लैंडमार्क है। अब इधर देखें, इस चेस्ट कैविटी के अंदर क्या है? लंग्स है। देयर आर 2 लंग्स, 2 लंग्स है। ठीक है, इन 2 लंग्स के दरमियान द स्पेस इज मेडिएस्टिनम, इसको मेडिएस्टेनियम कहते हैं। इस पे हम बात करेंगे। इस मेडिएस्टिनम को हम 3 में डिवाइड करते हैं, मिडल, इंफीरियर, पोस्टीरियर। इसके फिर कंटेंट हम पढ़ेंगे। इस मेडिएस्टिनम के अंदर द मेन थिंग्स इज हार्ट, इसमें हार्ट है। ठीक है, हार्ट के पंपिंग चेम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल है, इससे एओर्टा निकलती है। इस तरह आप लोग इमेजिन करें, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग एओर्टा, दैट इज कॉल्ड आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा। और इसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग एओर्टा। तो एओर्टा जो है ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ओराइज होता है और इसके मेजर कितनी पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स है। व्हाट इज दिस? असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड दैट इज डिसेंडिंग एओर्टा। अब ये डिसेंडिंग एओर्टा जब नीचे की तरफ आती है ना, याद रखें MCQs है, और वो किस स्ट्रक्चर को पियर्स कर देती है, क्रॉस कर देती है? डायफ्राम। तो डायफ्राम से जब भी डिसेंडिंग एओर्टा क्रॉस हो जाए तो किस कैविटी में आ जाएगी? तो याद रखें, ये कौन सी एओर्टा आ रही है? ये कौन सी एओर्टा है? दैट इज डिसेंडिंग एओर्टा। लेकिन अब ये दूसरे इलाके में एंटर हो चुकी है, किस कैविटी में? एब्डोमेन। तो हम कहते हैं कि व्हेन डिसेंडिंग एओर्टा क्रॉसेस डायफ्राम इट बिकम एब्डोमिनल एओर्टा। ये MCQs है। एब्डोमिनल एओर्टा इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। ये इसका ब्रांच नहीं है, ये इसकी क्या है? कंटिन्यूएशन है। वही डिसेंडिंग एओर्टा ही है, लेकिन इस डायफ्राम की लेवल पर इसका नाम क्या बन जाता है? एब्डोमिनल एओर्टा। अब ये MCQs याद रखें फॉर MCQs कि ये जब डायफ्राम से क्या होती है? क्रॉस होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायफ्राम है और यहाँ से क्या चीज़ क्रॉस हो गई? डिसेंडिंग एओर्टा, और क्या बन गया? एब्डोमिनल एओर्टा। तो ये पीछे किस वर्टेब्रा के सामने बिल्कुल आएगा? आंसर इज T12। T12। तो एब्डोमिनल एओर्टा की जो स्टार्ट है वो किस वर्टेब्रा से हो रही है? T12 से हो रही है। फिर जनाब इधर देखे, ये पूरे एब्डोमेन में नीचे जाएगी, एब्डोमेन में जाएगी जनाब, जाएगी T12 इज अ थोरेसिक 12 वर्टेब्रा। फॉर एग्जांपल दिस इज L1, क्योंकि थोरेसिक के बाद क्या है? लंबर। फिर L क्या है? 2, फिर L3, फिर
L4 फिर L5 फिर S1, इस तरह से कहलाता है ना। नंबर कितने होते हैं? 5। तो जब ये एब्डोमिनल एयोर्टा किस L पे आ जाए? L4 पे आ जाए तो ये 2 में डिवाइड हो जाती है इस तरह। और जब ये 2 में डिवाइड हो जाती है, इनको हम कहते हैं कॉमन इलियक आर्टरीज। क्या कहते हैं? कॉमन इलियक आर्टरीज। फिर ये कॉमन इलियक आर्टरी खुद 2 में डिवाइड हो जाती है, इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल। फिर इंटरनल एक्सटर्नल इस तरह अपना नीचे लोअर लिम्ब में सप्लाई कर देती है। MCQs ये है, व्हाट इज एब्डोमिनल एयोर्टा? नंबर 1 पॉइंट, कंटिन्यूएशन ऑफ डिसेंडिंग एयोर्टा। ये किस चीज़ की कंटिन्यूएशन है? कंटिन्यूएशन ऑफ डिसेंडिंग एयोर्टा, नंबर 1 पॉइंट। ये जनाब डिसेंडिंग एयोर्टा की कंटिन्यूएशन है। एक पॉइंट तो ये याद रखें। क्लियर है? नेक्स्ट, एब्डोमिनल एयोर्टा पियर्स थ्रू डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T12। ये कहाँ से? T12 एट द लेवल ऑफ T12। ये भी MCQs है, बहुत कॉमन MCQs है। ठीक है, डायफ्राम से बहुत से स्ट्रक्चर जाते हैं, मैं उसकी लेवल बताऊंगा और 2 मिनट में आप लोग सीखोगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। एट द लेवल ऑफ T12, यहाँ पे लेके एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये है कहाँ से कहाँ तक? T12 से लेके L4 तक। क्योंकि एब्डोमिनल एयोर्टा स्टार्ट होगी कहाँ से? T12 से, और इसकी बाइफोर्केशन कहाँ पे होगी? L4 पे। तो ऐसा स्ट्रक्चर एब्डोमिन के अंदर जो मेजर एयोर्टा हो, T12 से स्टार्ट हो के L4 पे ख़त्म हो जाए, इट विल बी एब्डोमिनल एयोर्टा। एब्डोमिनल एयोर्टा ही है। इसके लिए के ब्रांचेस के व्हाट? हाँ जी, बाइफोर्केशन अकर एट L4। बाइफोर्केशन कहाँ पे हो रही है? L4। लेकिन एब्डोमिनल एयोर्टा है कहाँ से कहाँ तक? तो T12 से L4 तक है। इस तरह बताते हैं, ठीक है ना। ब्रांचेस का मतलब यह है ना कि इस एब्डोमिनल एयोर्टा से कई ब्रांचेस निकलेगी जो एब्डोमेन के अंदर पड़े हुए आर्गन को सप्लाई करेगी, याद रखें। अब बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ये एब्डोमिनल एयोर्टा है फॉर एग्जांपल, चले रेड एब्डोमिनल, क्योंकि इट कैन सप्लाई आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। ये एब्डोमिनल एयोर्टा है। बोर्ड पे तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन इसका इंटीरियर पार्ट भी है, इसका पोस्टीरियर पार्ट भी है, इसके लेटरल पार्ट भी है, ठीक है। अगर ये मार्कर मैं यहाँ से अराइज करूँ तो ये इसका लेटरल ब्रांच है कि इंटीरियर? लेटरल, ये साइड से है ना। ये इसका कौन सा ब्रांच है? पोस्टीरियर। और ये इसका इंटीरियर। एब्डोमिनल एयोर्टा के फ्रंट से 3 आर्टरीज निकलती है। तो यहाँ पे लेके ब्रांचेस में सबसे पहले लेके इंटीरियर ब्रांचेस है, लेकिन वो ब्रांचेस निकल कर एब्डोमेन के अंदर जो विसरस है, इंटरनल आर्गन, उसको सप्लाई करेगी। तो एक में लेके इंटीरियर विसरल ब्रांचेस, इंटीरियर विसरल ब्रांचेस। ये किस चीज़ की हम पढ़ रहे हैं? एब्डोमिनल एयोर्टा की। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार एब्डोमिनल एयोर्टा के फ्रंट से कौन सी 3 ब्रांचेस निकलेगी जो मेनली विसरस को सप्लाई करेगी। उनमें से जनाब जो मेजर है ना, द फर्स्ट वन इज सीलियक आर्टरी। वो क्या है? सीलियक आर्टरी इज आल्सो नोन एज सीलियक ट्रंक। चलो हम सीलियक ट्रंक में बताते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रोमिनेंट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा व्हिच इज अराइजेस फ्रॉम द फ्रंट। और ये जब एब्डोमिनल एयोर्टा स्टार्ट हो जाए ना, स्टार्ट जिस तरह डिसेंडिंग एयोर्टा खत्म हुआ ना, और क्या स्टार्ट हो गया? किस लेवल पे? तो उसी लेवल पर ही सीलियक ट्रंक निकलता है। तो ये भी MCQs है कि सीलियक ट्रंक इज द अर्लीस्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा एट द लेवल ऑफ T12। ये MCQs है। जो ही एब्डोमिनल एयोर्टा खुद स्टार्ट हो जाए तो अपने आप से बड़ा ट्रंक निकालता है। और दिस आर्टरी विल लेटर सप्लाई ऑल पार्ट ऑफ द फोरगट। हमने बात किया ना कि किसको सप्लाई देगी? फोरगट को। और इस पर मैंने 1 घंटा लेक्चर लिया है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह फिर रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट जो ब्रांच निकलता है ना एब्डोमिनल एयोर्टा के फ्रंट से, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर, ये किसको ब्लड सप्लाई देगी? मिडगट के कंटेंट को। और आखिर में एक होता है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये किसको ब्लड देगी? दैट्स इट। अब आप लोगों को आसार हो गया कि यार सीलियक ट्रंक, सुपीरियर, इंफीरियर, ये 3 गट्स को ब्लड देगी, लेकिन ये तीनों आए हैं कहाँ से? एब्डोमिनल एयोर्टा से। लेकिन इसके किस साइड से? फ्रंट से, इंटीरियर साइड से। याद रखिए ये किस लेवल पर निकलती है? ये L1 और ये L3, बिफोर बाइफोर्केशन L3 से। तो इसके लेवल्स भी है। अब इधर देखिए, ये फ्रंट से मैंने एक आर्टरी निकाली है इस तरह। ये कौन सा है? सीलियक ट्रंक।
L1 से क्या है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, L3 से क्या है, ये क्या है इंफीरियर, और L4 पे जाकर कार्बोनिलियक आर्टरीज हो जाते हैं। क्लियर है? तो दीज आर द 3 मेन इंटीरियर विस्टरल ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। यहाँ पे एक और आप लोगों को बात बताता चलूँ। चलिए जी, अब आते हैं जनाब लेटरल ब्रांचेस। लेटरल ब्रांच, ये तो फ्रंट के हमने पढ़े। एब्डोमिनल एओर्टा से इस तरह भी कुछ ब्रांचेस निकलती है इधर से, दीज आर कॉल्ड लेटरल ब्रांचेस। तो आप लोग खुद सोच यार लेटरली बॉडी में क्या पड़ी है यहाँ पे, किडनीज। किडनीज आर नॉट इन द फ्रंट, दे आर ऑन द साइड। तो किडनी को जाने वाले आर्टरीज इज रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज आर द डायरेक्ट ब्रांचेज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा विच आर फ्रॉम द पेरिफेरल साइड या लेटरल साइड। तो एब्डोमिनल एओर्टा के साइड से एक आर्टरीज निकलेगी जो किडनी को सप्लाई करेगी, दे आर कॉल्ड रीनल आर्टरीज। ठीक है, चले आपसे कोई ये बंदा पूछे ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ले ले और किडनी तक पहुंचाए, तो आप लोग कहोगे यार लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलेगी, अयोटा के 3 पार्ट्स होंगे। डिसेंडिंग एओर्टा जब डायफ्राम को क्रॉस करेगी तो क्या बनेगी, एब्डोमिनल एओर्टा, और इससे फिर आकर रीनल आर्टरी एफरेंट आर्टीरियोल, आर्टीरियोल ग्लोमेरुलाई और इफरेंट आर्टरी, किडनी की ब्लड सप्लाई है। यही क्वेश्चन है एनाटॉमी के सारे। नाउ क्वेश्चन ये है रीनल आर्टरीज आर 2 ऑन बोथ साइड बिकॉज वी हैव 2 किडनीज। हम कितनी किडनीज है, 2। तो एक लेफ्ट रीनल आर्टरी है और एक राइट रीनल आर्टरी है। तो अगर ये एब्डोमिनल एओर्टा है, इसके इस साइड पे इस तरह लेफ्ट किडनी, राइट किडनी को राइट रीनल आर्टरी और इसको लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो ये साइड के ब्रांचेस है या फ्रंट के, ये साइड के ब्रांचेस है। दे आर 2 इन नंबर बिकॉज वी हैव 2 किडनीज। नाउ क्वेश्चन ये है कि एब्डोमिनल एओर्टा के किस लेवल से ये रीनल आर्टरी निकलती है। हाउ मेनी किडनीज वी हैव, 2, so it will be at the level of L2। इस तरह याद रखें, मतलब यह है कि L2 के लेवल से साइड पे दोनों आर्टरी को रीनल आर्टरी निकलेगी। वी हैव 2 किडनीज सो दे विल बी अराइजेस एट द लेवल ऑफ L2। ठीक है, ओके। इससे 2 और ब्रांचेस भी निकलती है एब्डोमिनल एओर्टा के साइड से। कोई बता सकता है इस किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पड़ा होता है, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, उसको भी ब्लड चाहिए, इज लाइफ सेविंग ग्लैंड। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड का एक और नाम है सुप्रा रीनल ग्लैंड बिकॉज दे लाइज ऑन द किडनी। तो उसको कहते, उसको ब्लड देना किसका काम है, सुप्रा रीनल आर्टरीज। उसका काम क्या है, सुप्रा रीनल आर्टरी, सुप्रा रीनल आर्टरीज। एक हो गया, 2 बिकॉज वी हैव 2 सुप्रा रीनल ग्लैंड। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से अराइज होगी, एब्डोमिनल एओर्टा से। नाउ क्वेश्चन ये है हाउ मेनी एड्रिनल ग्लैंड वी हैव, 2, सो इट विल बी आल्सो एट द लेवल ऑफ L2। याद रखें, ठीक है ना। तो ये भी L2 की लेवल पे जो है ना आ जाते हैं। फिर इससे नेक्स्ट जनाब आर्टरीज निकलती है साइड से, देयर कॉल्ड गोनेडल आर्टरीज। उसको क्या कहते हैं, गोनेडल आर्टरीज। गोनेडल आर्टरी का मतलब ये है कि अगर मेल है तो टेस्टिकुलर आर्टरी है, अगर फीमेल है ओवेरियन आर्टरी है। टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी को हम क्या कहते हैं, गोनेडल आर्टरी। तो हम गोनेडल इसलिए कहते हैं कि सेक्स के डिफरेंशिएशन के लिए अगर मेल है तो इसमें क्या आएगी, सिर्फ टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है, अगर फीमेल है तो उसमें क्या आएगी, अगर फीमेल है तो उसमें ओवेरियन आर्टरी। तो इन फीमेल ओवेरियन आर्टरी एंड मेल टेस्टिकुलर आर्टरी बोथ कंबाइंड इज कॉल्ड गोनेडल आर्टरीज एंड दे आर द डायरेक्ट ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा फ्रॉम द साइड्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है, बुक वाले कहते हैं कि टेस्टिकुलर आर्टरी L1 के लेवल से निकलती है लेकिन ओवेरियन आर्टरी L2 के, लेकिन वी हैव गोनेड ओवरीज 2 टेस्टिस 2, तो हम इन दोनों को भी कहाँ की लेवल पे ज़्यादा लेते हैं, L2, लेकिन स्पेसिफिकली टेस्टिकुलर आर्टरी L1 से आती है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज आर अराइजेस फ्रॉम द लेवल ऑफ L2 एक्सेप्ट नंबर 1 रीनल आर्टरी, सुप्रा रीनल आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी के टेस्टिकुलर आंसर टेस्टिकुलर आर्टरी अराइजेस फ्रॉम L1। ये एमसीक्यूज बन जाते हैं इस तरह, ये सारे के सारे L2 से आते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये तो अल्लाह का काम है, ये तो एनाटॉमी ऐसी है, बनाई ऐसी है अल्लाह ने यार। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। ये ओवेरियन आर्टरी के लिए लिखा है ना, मोस्ट लाइकली फीमेल के केस में बता रहा हूँ। अगर फीमेल होती तो उसमें मेल में L1 है, मेल में यूजुअली इसकी एक्सेप्शन में टेस्टिकुलर आर्टरी विल बी द आंसर। ठीक है यार, वेरिएशंस आर देयर इन द बॉडी,
कुछ लोगों में ये भी देखा गया है एनाटॉमी के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरी अराइजेस फ्रॉम L1, लेकिन जो स्नेल की रिव्यू बुक है जो PMDC में फॉलो होती है उसमें टेस्टिकुलर आर्टरी अराइजेस एट द लेवल ऑफ L1, ये याद रखिए। इससे वेरिएशन आर देयर। अब ये MCQ याद रखें आप लोगों को, यार एनाटॉमी बहुत आसान है। देख यहाँ तक हमने ब्रांचेस निकाली है ना 6, इधर देखें एब्डोमिनल एओर्टा के यहाँ से छोटी सी ब्रांच निकलती है ना साइड से बिलो द डायफ्राम, लेकिन वो हम इतना काउंट नहीं करते। ये डायफ्राम को कौन नर्व सप्लाई करती है? प्रीनेक नर्व। इसको क्या कहते हैं? प्रीनेक नर्व। प्रीनेक इज द वर्ड यूज्ड फॉर डायफ्राम। रेड डायफ्राम के नीचे है कि ऊपर? नीचे। इस आर्टरी को कहते हैं इंफीरियर प्रीनेक आर्टरी। क्या कहते हैं? ये आगे पढ़ाऊंगा। इंफीरियर प्रीनेक आर्टरी इज अ वेरी स्मॉल आर्टरी, इट इज अगेन द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, लेकिन लेस में हम नहीं लिखते, लेकिन दिस आर्टरी हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट वे बिकॉज़ इंफीरियर प्रीनेक आर्टरी विल सप्लाई टू सुप्रारीनल ग्लैंड। ये कहां पे जाते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। अब मुझे ये बताएं कि किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है इसका पूरा वजन 25 ग्राम होता है, ठीक याद रखें। सुप्रारीनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कौन देगा? सुप्रारीनल आर्टरी डायरेक्टली। नेक्स्ट कौन सा देगा? इंफीरियर प्रीनेक आर्टरी। और जब ये रीनल आर्टरी किसकी तरफ जाती है? किडनी की तरफ। तो ये किडनी को एंटर होने से पहले इधर पे एक छोटी सी ब्रांच जाती है कि वो भी इसको सप्लाई करे। तो हम कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस फॉर ब्लड सप्लाई ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एक्सेप्ट ए ऑप्शन इंफीरियर प्रीनेक आर्टरी, बी सुप्रारीनल आर्टरी, नंबर सी रीनल आर्टरी। ये तीनों सोर्सेस ठीक है, इसके अलावा चौथा गलत होगा। तो सुप्रारीनल ग्लैंड को कितनी सोर्सेस से ब्लड मिलती है? 3 से। एक डायरेक्ट को अपने आर्टरी देती है, एक इंफीरियर प्रीनेक आर्टरी और एक ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ऑन बोथ साइड। तो रीनल आर्टरी नॉट ओनली सप्लाई किडनी बट इट कैन सप्लाई एड्रिनल ग्लैंड टू। ये एब्डोमिनल एओर्टा की छोटी सी ब्रांच है। जो ये एब्डोमिनल एओर्टा स्टार्ट हो जाए सीलियक ट्रंक के लेवल पे तो छोटी सी ब्रांचेस निकल के दोनों साइड पे और चुपके से जाकर एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई कर देती है, ठीक है ना। तो आज के बाद याद रखें जब आप लोग फिर ये बुक उठाकर पढ़ोगे ना उसमें A to Z वही चीज है जो आप लोगों को इसके नीचे एक ब्रांच लिखे टर्मिनल ब्रांचेस, छोटा सा हेडिंग दे लिखे टर्मिनल ब्रांचेस, जल्दी शाबाश टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस कौन बताएगा? बस लिखे यार जब आखिरी एब्डोमिनल एओर्टा खत्म हो जाए टर्मिनल तो कॉमन इलियक आर्टरीज। सो 2 are 1, 2 common iliac arteries. These are called the terminal branches. बस खत्म बात। क्लियर है? ये एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस है, एक्सटेंशन है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हर साल आता है पेपर में जो लैब जैसे MCQs में भी आता है, ठीक है, वो जनाब तो सुप्रारीनल ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन बहुत कॉमन है। सुप्रारीनल ग्लैंड को अगर हमने ब्लड देना है उससे कितनी आर्टरीज ब्लड देगी? 3 आर्टरीज ब्लड देगी। कौन कौन सी? ये 60 नंबर क्वेश्चन आप हल करें, ये 60 नंबर क्वेश्चन रीड करें। सुन ले आप लोग सुन ले, तेज बोले। देखिए क्वेश्चन ये है the suprarenal gland supply their arterial blood supply from dash option A aorta comma option A ही है aorta inferior प्रीनेक आर्टरी और रीनल आर्टरी। ये 3 चीजें एक ऑप्शन। फिर ये 3 ठीक है कि नहीं? जब आपने A को देखा ठीक है तो BC पढ़ोगे नहीं, बस ये आपके ठीक है, ये है ट्रिक। अगर आप BC पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप लोगों के पास अपना नॉलेज सॉलिड होना और आपको पता है कि ये 3 सोर्सेस ठीक है, बस BC छोड़ो, बस आपका ऑप्शन ठीक है। अब अगर आप इसके जनाब ये 60 नंबर है ना और 60 नंबर आप इस तरफ पीछे जाकर यहाँ पे देखेंगे ना 60 किधर है? इस आंसर 60 किधर है? ए ही है, इसका वही 3 ब्रांचेस है बस। इसका मतलब ये है ना बुक जो है ना इसी तरह बनता है। बुक में कोई उतार चढ़ो चीज नहीं है, लेकिन पहले कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता हो दिस बुक्स आर वेरी इजी, पेपर को हल करने में इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप पेपर नहीं आता तो फिर इधर उधर देखना तो वो तो बंद है, ठीक है ना।
और जब आपको पेपर समझ आ जाए आप घंटे के अंदर भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने कुछ मेन पॉइंट्स पढ़े एब्डोमिनल एओर्टा की। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे और आप यकीन करें सबसे ड्राई खुश्क सब्जेक्ट जो पूरे एमबीबीएस में है वो एनाटॉमी है। चीज़ों पे तो आप लोग क्लासेस पढ़ेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, उसमें तो कोरिलेशन की बात है, मजा भी आता है, क्लिनिकल सिम्टम्स है। अब यहाँ पे एक आर्टरी का नाम है तो बस ये हम तब्दील नहीं कर सकते, आप लोगों ने रटना है, मेमोराइज करना है, लेकिन समझना है इसको ये क्यों कहते हैं, इसको ये क्यों नाम दिया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह एब्डोमिन ये 2-3 क्लासेस में खत्म हो जाएगी, फिर अपर लिम्ब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि बहुत से लोग आप लोग एब्डोमिन के मिड में हैं, एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप किसी सेक्शन को अगर स्टार्ट से ना पढ़े ना आपको बीच में समझ नहीं आएगी, लेकिन चलो कोशिश करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। ठीक है, तो देखिए हमने एनाटॉमी इंशाल्लाह ई तक ऑलमोस्ट 80-90% खत्म कर ली है। ई के बाद जो ही क्लास स्टार्ट होंगे, इधर भी लोग आएंगे, 60-70 लोग होते हैं ठीक है क्लास में, हमने फिर डायरेक्ट नया सब्जेक्ट बायोकेम से स्टार्ट करना होगा। तो फिर बाद में एक ई तक जब आप लोग आएंगे तो आप लोग एक स्टेमिना भी बन जाएगी और आप लोग एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप लोग थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हमने क्या करना है। आज जब आप आ रहे थे रूम से तो आप लोग जहन में यार पता नहीं सर कैसे पढ़ाएगा, क्या होगा क्या नहीं, इंसान के जहन में मल्टीपल चीजें आती है। जब आपने अभी क्लास ले लिया तो आपको अंदर से एक पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन होगी कि यार मुझे समझ आ गई या नहीं आ गई। अगर आपको आ जाती है समझ और आप अंदर से सेटिस्फाइड है, यू हैव टू गो एंड कीप इट अप। अगर नहीं है सेटिस्फाइड, यू हैव टू डाइवर्ट योरसेल्फ एंड जॉइन अदर एरियाज। वो एकेडमी बेस्ट है सबके लिए जिसमें इंसान को समझ आ जाए। ठीक है, और वो एकेडमी बेस्ट है जिसमें टीचर स्टूडेंट की फीडबैक का पूछे क्या मैंने क्या पढ़ाया। तो इंशाल्लाह डेली बेसिस पे 2-3 दिन के बाद जब आप लोगों की रिफ्लेक्शन बन जाएगी ना, फिर डेली बेसिस पे हमें क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी करेंगे ताकि आप लोगों को पता भी चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और अगर पास करना है, पढ़ना है, आज से अपने लिए अलग अलग नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए लिखो, हर एक चीज लिखो। 4 महीने के बाद जब आप लोग कहोगे आप लोगों के पास अपने 7-8 किस्म के काफी वगैरह भर चुके होंगे। और जब एक चीज समझ आएगी ना, देखिए फोटो सिस्टम में ना समझ सही आज आपने याद किया ना सही, साल बाद अगर आपसे कोई इस तरह पूछे कि यार बताओ ना वो फोटो सिस्टम में, आपको नहीं आएगी। हम कंप्यूटर नहीं है, क्लिक नहीं है, लेकिन जब इस टॉपिक को आप अपने कॉपी में एक दफा भी देखेंगे आपको फिर याद रिवाइज हो जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है। एग्जाम के टीचर है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद भी पास किया है, लोगों को भी पढ़ा कर पास करवाया है, फिर भी जब मैं इधर आता हूँ तो मैं टॉपिक पहले से देखता हूँ। हम इंसान है, हर एक चीज, क्योंकि कल नया टॉपिक होगा, परसों नया टॉपिक, ये चीजें भूल की जाएगी, लेकिन आप लोगों ने बीच बीच में उसको रिवाइज करना है। रिवीजन इज द की। जितना भी अच्छा करके पढ़ाए लेकिन रिवाइज ना करे फायदा नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह कल 10-30 पे मिलते हैं। ठीक है, जिसको रिवाइज करे एब्डोमिन के फर्स्ट लेक्चर अगर चाहिए फिर मुझे बताइए आप लोग। ठीक है।